दिस इज़ द टॉपिक अबाउट द हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी और ये आपका सेकंड प्रायोरिटी टॉपिक है। अगर यूक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सबसे ज़्यादा आपके जो रेटिना के चैप्टर से आया हुआ है वो सबसे ज़्यादा आपका जो है डायबिटिक रेटिनोपैथी है, ठीक है, वो ज़्यादा रिपीट होता है। और दूसरे नंबर पे हमारे पास बाकी चीज़ें आ जाती हैं फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक में, लेकिन ये वाला जो है ना ये एक ही दफ़ा आया हुआ है, मीन्स दैट इट इज़ योर सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। सो हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी जो है इसमें क्या हमें समझ आ रही है, जैसे हमने डायबिटीज़ में देखा था कि उसकी वजह से हमारी वेजल्स डैमेज हो रही थी और हमारी रेटिना के अंदर प्रॉब्लम्स आ रही थी सारी, और दो तरह से आ रही थी, एक लीकेज की वजह से आ रही थी, एक ओक्लूजन की वजह से आ रही थी, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली हाइपरटेंशन है, किसी पेशेंट को पहले से अरसे से हाइपरटेंशन है, और वो हाइपरटेंशन मतलब अरसे से भी हो सकती है और रिसेंट भी हो सकती है। और होता क्या है कि उसकी वजह से हमारी रेटिना जो है उसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। होता क्या है देखें, रेटिना है उसके अंदर हमारे पास वेजल्स होती हैं ना, रेटिनल ब्लड वेजल्स होती हैं। अब उसके अंदर हाइपरटेंशन अगर पेशेंट को हो तो वो जो वेजल्स होंगी उनके ऊपर हाइपरटेंशन की वजह से क्या होगा, प्रेशर पड़ेगा, ठीक है। जब वो हमारे पास प्रेशर उनके ऊपर पड़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा, तो उसकी वजह से रेटिना की जो सर्कुलेशन होगी वो ख़राब हो जाएगी, ठीक है। उसको हम कहेंगे हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी। अब हमारे पास पैथोजेनेसिस में तीन चीज़ें आ जाती हैं कि जब हमारे पास इस तरह से होता है ना, तो होता क्या है कि ये जो हमारे पास हाइपरटेंशन की वजह से ये जो वॉल्स होती हैं, ये हमारे पास आर्टरीज जो होती हैं, आर्टीरियोल्स होती हैं, कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, अपने नॉर्मल कैलिबर से कम हो जाता है, इनका नैरो ल्यूमेन हो जाता है, कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं, ठीक है। और जब ये कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारे पास वेजल डैमेज होती है, उसकी वॉल डैमेज होती है। और आपको पता है कि जब भी हमारे पास वॉल डैमेज होगी तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और क्या होगा, हमारे पास जो भी अंदर की चीज़ें होंगी वो बाहर आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्शन हुई, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, ठीक है, कंस्ट्रक्शन की वजह से। दूसरा ये कि हमारे पास जो है परमेबिलिटी इसकी ज़्यादा हो जाएगी, सारी चीज़ें बाहर आ जाएंगी। क्या चीज़ें बाहर आ जाएंगी, हमने डायबिटीज़ में भी पढ़ा था कि हमारे पास जब लीकेज होगी तो क्या होगा, तीन चीज़ें होंगी, एडिमा होगा, ठीक है, एडिमा होगा, वहाँ पे एक्सुडेट्स बनेंगे, और वहाँ पे हेमरेजेस बनेंगे, ठीक है, और हेमरेजेस बनेंगे। और ऑक्लूजन मतलब एक तरह से ये एक तो लीकेज भी हो रही है, दूसरी तरह से हमारे पास ऑक्लूजन भी सेम उसी तरह हो रही है। लेकिन यहाँ पे ये होता है कि ऑक्लूजन की वजह से जब ये वेजल्स नैरो हो जाती हैं तो अल्टीमेटली जो हमारा ब्लड सप्लाई होता है टू आर, जो हमारी नर्व्स होती हैं उनकी तरफ ब्लड सप्लाई नहीं जाता। जब उनके पास नहीं जाता तो उनका एक्सोप्लाज्म जो होता है वो वहाँ पे जमा होना शुरू हो जाता है, और जब भी आपको पता है एक्सोप्लाज्म जमा होता है तो उसकी वजह से क्या बन जाता है, कॉटन वूल स्पॉट्स बन जाते हैं, ठीक है। सो वो हमारे पास कॉटन वूल स्पॉट्स होते हैं जो कि एक्सोप्लाज्म के एक्यूमुलेशन की वजह से बनते हैं। यू शुड नाउ दिस, ठीक है। जब भी आपसे पूछा जाए, आपके पास एक SCQ आया हुआ है कि व्हाट डू यू नो अबाउट द कॉटन वूल स्पॉट्स, तो आपने यही बताना होता है कि जब हमारी वेजल्स जो हैं, वेजल जो होती है वो रेटिनल वेजल्स वो हमारी कंस्ट्रिक्ट कर जाती हैं या वो ब्लॉक हो जाती हैं, तो क्या होता है कि जो हमारी नर्व्स होती हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं जाती। जब उनको ब्लड सप्लाई नहीं जाती तो उनका एक्सोप्लाज्म जो होता है वो फ्लो करना बंद हो जाता है, ठीक है। जब बंद हो जाता है वो वहाँ पे क्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है। जब वो क्यूमुलेट होता है तो उसकी वजह से हमें रेटिना पे नज़र आना शुरू हो जाता है एज अ कॉटन वूल स्पॉट्स, ऐसे लगता है जैसे कॉटन पड़ी हुई है, ठीक है। तो वो मैंने आपको पिक्चर बहुत दफ़ा दिखाई हुई है कॉटन वूल स्पॉट्स की, किस तरह से आपको इरेगुलर से फैले फैले से आपको कॉटन वूल स्पॉट्स नज़र आ रहे होते हैं रेटिना पे। सो एक्चुअली हमारे पास इसी तरह से हो रहा होता है। और ये जो आर्टीरियोस्क्लेरोटिक चेंजेस होती हैं ना, ये आपके बूढ़े लोगों में होती हैं, ठीक है, ओल्ड पेशेंट में होती हैं, यंग पेशेंट में आपको नहीं मिलती। और होता इसमें क्या है वो हम देख लेते हैं। बस आपने सबसे पहले ये याद रखना है कि इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे पेशेंट के। अच्छा, ऐसे जो पेशेंट्स होते हैं ना हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी के, उनको पता भी नहीं चल रहा होता, एकदम से उनको जो है ना पेनलेस सडन लॉस ऑफ विजन हो जाती है, ठीक है। मतलब ये कि हाइपरटेंशन हुई हुई थी उनको, हाइपरटेंशन थी, एकदम से ब्लड प्रेशर राइज हुआ, उनकी रेटिना की वेजल्स के ऊपर ये सारी एब्नॉर्मेलिटी आई, लीकेज ओक्लूजन वगैरह वो सारा फिनोमेना स्टार्ट हो गया। और जब वो स्टार्ट हो गया तो उसकी वजह से एकदम से जो है ना उनका विजुअल लॉस हो गया, सडन विजुअल लॉस हो गया, पेनलेस लॉस हो गया, और इट इज़ टर्म्ड एज अ साइलेंट किलर के। अब ये साइलेंट किलर है, पता भी नहीं चलने देती और पेशेंट की नज़र चली जाती है। सो इट इज़ नाउन एज हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी को हम साइलेंट किलर कहते हैं, ठीक है। अब पेशेंट जो है उसको क्या होगा, उसको साथ साथ ये हेडेक वगैरह, फटीग वगैरह, स्लीपलेसनेस, प्रोफ्यूज स्वेटिंग वगैरह होगी, ब्लड विजन हो जाएगी, नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, इस तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। मतलब कि इस तरह से ना हमारे पास पेशेंट प्रेजेंट करेगा। लेकिन आपने जो मेन चीज़ याद रखनी है वो ये याद रखनी है कि इट इज़ अ साइलेंट किलर, पता भी नहीं चलने देती। हाइपरटेंशन हुई, एकदम से ब्लड प्रेशर राइज हुआ और रेटिना के ऊपर इफेक्ट आना शुरू हो गया, ठीक है। फिर ना हम सिम्टम्स में तो ये पेशेंट तो आपको यही बताएगा ना कि जी मुझे डॉक्टर साहब एकदम से नज़र आना बंद हो गया, पता नहीं क्या हुआ है, ठीक है। तो डॉक्टर साहब उसकी हिस्ट्री वगैरह लेंगे ना, हाइपरटेंशन होगी उसको, तो उससे तो पता चल जाएगा। लेकिन साइंस हमने जो देखने होते हैं वो इसके जो हैं वो आपने याद रखने हैं। फंडस एग्जामिन करते हैं हम पेशेंट का और हम जो है उसको क्लासीफाई करते हैं। अब ये हमारे पास क्लासिफिकेशन है आपकी कीथ वेगनर बार्कर क्लासिफिकेशन, और कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है। इसमें ग्रेड्स में उसको बताया हुआ है कि इतना ग्रेड होगा तो इस ग्रेड की
स्वेरिटी होगी हाइपरटेंशन की, इतना ग्रेड होगा तो ये स्वेरिटी होगी। अब वो फंडस एग्जामिन करने पे हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा ग्रेड चल रहा है और हमने पेशेंट को किस लिहाज से ट्रीट करना है, इमरजेंसी ट्रीट करना है या अब ये कौन से ग्रेड पे पहुंच गया कि अब हम ट्रीट नहीं कर सकते, अब जो मर्ज़ी हो गया, मतलब ख़राब हो गई है हमारी, ठीक है। सो अगर तो आपको सबसे पहले ग्रेड 1 आपको जो नज़र आता है उसमें जो बेसिक चीज़ आपको नज़र आती है वो आती है ये, ठीक है। बेसिक चीज़ कि कंसीलमेंट ऑफ द, मतलब जो आर्टीरियोल्स होती हैं ना वो आपको कंस्ट्रिक्टेड नज़र आती हैं ग्रेड 1 में, सिर्फ कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, कंस्ट्रक्शन नज़र आती है, ठीक है। और हमारी देखिए जो हमारी नॉर्मल होता है ना, ये हमारी आर्टीरियोल पास करी थी और ये हमारी वेन्यूल पास करी थी, ठीक है, इसके ऊपर से मतलब ये एक दूसरे के ऊपर मतलब इस तरह से होती हैं। आर्टीरियोल जो होती है वो वेन्यूल के ऊपर जब कंस्ट्रक्ट करती है ना तो इस तरह से ना कंस्ट्रक्शन की वजह से ना ऐसे उसको कंसील कर देती है। पहले वो नज़र आ रही थी वेन्यूल इसके नीचे से गुजरती हुई, लेकिन जब हम फंडस पे देख रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि नॉर्मली तो हमारी आर्टीरियोल और वेन्यूल नज़र आ रही होती हैं, लेकिन जब हमारी आर्टीरियोल कंस्ट्रक्ट करती है ना तो वो जो वेन्यूल होती है ना उसको छुपा देती है आर्टीरियोल, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज में आपने बस ये चीज़ बेसिक याद रखनी है कि हमारी आर्टीरियोल नैरो हो जाएगी और हमारी वेन्यूल को छुपा देगी, ठीक है। फिर हमारे पास जो है ग्रेड 2 आता है। ग्रेड 2 में हमारे पास क्या होता है, ग्रेड 2 में हमारे पास जो मेन चीज़ आती है वो सेलस साइन होती है। सेलस साइन, अब यहाँ पे सेलस साइन आपने देखिए सारी चीज़ें नहीं याद करनी, सेलस साइन याद रखनी है। अब सेलस साइन जो है आपको ग्रेड 2 में नज़र आएगा, ठीक है। उसमें जो आपकी मेन चीज़ होती है मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ग्रेड 3 में आपको जो है वो ग्रेड 3 में हमारे पास क्या होगा कि ये नज़र आएगा, ये बोनेट साइन नज़र आएगा और आपके पास एक और होता है जिसको आप कहते हो गन साइन, ठीक है, वो आगे लिखा हुआ है। गन साइन और बोनेट साइन आपको थर्ड स्टेज में नज़र आता है, ठीक है। और इसके अलावा कॉपर वायर कलर अपीयरेंस ऑफ द आर्टीरियोल्स नज़र आती है। और यहाँ पे ना वो सब कुछ स्टार्ट हो गया होता है जो मैंने आपको बताया, लीकेज और लीकेज की सारी चीज़ें और वो ओक्लूजन की सारी चीज़ें मैंने बार बार रिपीट कर दी है। लीकेज में आपके पास एडिमा होगा, एक्सुडेट्स होंगे, हेमरेजेस होंगे, ठीक है। और ओक्लूजन में आपके पास मेन जो यहाँ पे आएगा वो कॉटन वूल स्पॉट्स होंगे। यहाँ पे न्यू वेस्कुलराइजेशन का फिनोमिना वैसे नहीं होता जैसे वो डायबिटीज़ में हो रहा था या हमारे पास जो उसके अंदर ए बी शंट भी बन रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो ओक्लूजन वाला फिनोमिना आ रहा है वो कॉटन वूल स्पॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो ग्रेड 4 होता है उसके अंदर आपको ना गन साइन नज़र आना शुरू हो जाता है। और ग्रेड 4 में जो आपकी बेसिक चीज़ होती है आपने हाईलाइट कर लेना है वो आ जाता है, सिल्वर वाइट कलर अपीयरेंस ऑफ द आर्टीरियोल्स आ जाता है और आपकी पेपिलोडीमा स्टार्ट हो जाती है। इसको हम डिस्कस करते हैं, अभी कोई मसले की बात नहीं। ये आपकी पिक्चर है, इसमें आपको शो कर रहे हैं, ये सबसे पहले ये सेलस साइन होता है, ये सेलस साइन आपको ग्रेड 2 में नज़र आता है, ठीक है। ये बोनेट साइन होता है और ये आपके पास गन साइन होता है, ये दोनों आपको जो है वो ग्रेड 3 में नज़र आते हैं। अब होते क्या है ये, मैंने आपको बताया ना हमारी आर्टीरियोल पास करी थी और वेन्यूल पास करी थी, ये आपको नज़र आ रही है, ये आपकी वेन्यूल है, ठीक है, और ये आपकी जो है वो आर्टीरियोल है, ठीक है। सो ये नॉर्मली हमारे पास जो है ना एवी क्रॉसिंग हो रही होती है नॉर्मल, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास क्या होता है कि जब ग्रेड 2 चल रहा होता है ना, ग्रेड 2 में हमारे पास जो है वो ग्रेड 1 में तो जस्ट वो उसने उसको कंसील कर दिया था ना आर्टीरियोल ने, ठीक है। ग्रेड 2 में क्या होगा कि सेलस साइन आना शुरू हो जाएगा। सेलस साइन में क्या होता है कि पेशेंट को वो जो मतलब उसी तरह है, ये वही वाली है कि कंसीलमेंट ऑफ द आर्टीरियोल की वजह से क्या होगा, आर्टीरियोल ने वेन्यूल को छुपा दिया और उसकी वजह से क्या होगा वहाँ पे एवी निकिंग आ गई। ऐसे लगता है जैसे हमारे पास जो है ना आर्टीरियोल मतलब वो जो है ना डिफ्लेक्शन हो जाती है, बल्जिंग ऑफ वेन स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। मतलब ये कि इस तरह से हमारे पास बल्जिंग ऑफ वेन मतलब बल्ज करना शुरू कर देगी और डिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगी वेन, उसको आप कहेंगे सेलस साइन, ठीक है। क्रॉसिंग साइन हमारे पास आता है। अच्छा, अब हमारे पास जो दूसरी आती है ना, दूसरी ये जो हमारे पास गन साइन है और बॉनेट साइन है, इसमें आपने जस्ट ये डिफरेंस याद रखना है कि गन के अंदर ना वो जो वेन होती है ना वो आर्टीरियोल की तरफ ऐसे गन की तरफ पॉइंटिंग कर लेती है, ठीक है, इस तरह से याद कर लें। और जो बोनेट साइन होता है ना उस पर मतलब सिर्फ पॉइंटिंग नहीं होता, उसमें थोड़ा सा ना ऐसे गोल सा होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास एक्चुअली हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी में ये जो चेंजेस आ रही होती हैं आर्टीरियोल की कंस्ट्रक्शन की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से जो वेन के ऊपर प्रॉब्लम आ रही होती है, वेन के अंदर जो हमारी चीज़ें नज़र आ रही होती है उसको हम कहते हैं सेलस साइन। इज़ जस्ट कि हमारे पास जो है हमें निकिंग नज़र आएगी, ठीक है। जो हमारी वेन्यूल होगी वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट करेगी, थोड़ी सी बल्ज करना शुरू कर देगी, तो उसको हम कहेंगे सेलस साइन, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा हमारे पास है बोनेट साइन, उसमें जो वेन्स होंगी वो थोड़ी सी बोनेट बना देंगी, जिसकी जैसे बैंकिंग ऑफ वेन्स
वेन्स जिसको हम कहते हैं, बैंकिंग ऑफ वेन्स, ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है बोनेट साइन। और इसके अलावा जो आपकी है लास्ट में हमारे पे गन साइन जो आपको थर्ड स्टेज में नज़र आता है, उसमें वेन जो है वो टेपरिंग एड बना देती है। टेपरिंग मतलब ऐसी चीज़ होती है जो पीछे से थोड़ी सी मोटी होती है और आगे जाके थोड़ी सी टेपर हो जाती है। तो यहाँ पे भी आपको ऐसे नज़र आ रहा है गन में कि पीछे से थोड़ी सी मोटी है और आगे जाके ऐसे पतली सी हो गई है, तो ऐसे पॉइंटिंग उसने गन की तरह कर लिया। तो ये आपके पास 3 चेंजेस होती हैं। यहाँ पे भी देखें दिखाया हुआ इन्होंने। सबसे पहले आपके पास सेलस साइन है। सेलस साइन में देखें जस्ट जो हमारी वेन्यूल है ना, वो आर्टीरियोल कंस्ट्रक्शन की वजह से ना बल्ज करना। देखिए एक आर्टीरियोल एक वेन्यूल है। अब पहले तो हमारे पास दोनों जो थी ना वो हमें नॉर्मली नज़र आ रही थी ना आर्टीरियोल वेन। अब आर्टीरियोल कंस्ट्रिक्ट कर गई है तो उसके मुकाबले में ना हमें वेन्यूल ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगी। इस चीज़ को हम सेलस साइन कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, कि अब आर्टीरियोल अपनी कंस्ट्रक्शन होगी तो वेन्यूल जो है ना वो ज़रूरत से ज़्यादा हमें नज़र आना शुरू होगी। है वो मतलब उसी तरह है कि कंसील हुई और इस तरह से। सो सेलस साइन हमारे पास इस तरह से है। और फिर हमारे पास गन साइन है और बोनेट साइन है कि आपके पास ग्रेड 3 में आपको नज़र आता है। बोनेट में आपके पास जस्ट बैंकिंग ऑफ वेन्स होती है और जो गन साइन है उसमें पीछे से आगे जाके टेपर ऑफ हो जाती है गन की तरह, ठीक है। सो ये आपके पास 3 साइंस होते हैं और मैंने आपको बता दिया कि सेलस साइन आपको सेकेंड स्टेज में नज़र आता है और बोनेट और गन साइन जो आपको थर्ड स्टेज में नज़र आता है। और फोर्थ स्टेज में अब कॉपर और सिल्वर वायरिंग की बात करें, ये आपके पास ना बहुत अच्छी पिक्चर है। ये जो आपको नज़र आ रही है ना, ये वाली आर्टीरियोल ऐसे जो जा रही है, ठीक है, इसकी तरफ देखें, ये आपको ना कॉपर वायर की तरह लग रही है। कॉपर वायर आपने देखी होगी, ब्राउनिश सी होती है। तो ये जब आपको ऐसे पेयर होती है ना तो उसको हम कॉपर वायरिंग कहते हैं। और अगर आपको जो आर्टीरियोल है ना वो आपको इस तरह नज़र आएगी, ये जो आपको नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, ये आपको सिल्वर वायर की तरह नज़र आ रही है, मतलब जैसे सिल्वर होती है। तो जो आपको कॉपर वायर अपेयरेंस नज़र आती है वो थर्ड स्टेज में नज़र आती है और जो आपके पास सिल्वर वायर अपेयरेंस है वो आपको फोर्थ स्टेज में नज़र आती है, ठीक है। सो ये आपको देखें यहाँ पे भी आपको सिल्वर वायर अपेयरेंस नज़र आ रही है हाइपरटेंसिव रेटिना में। और जो ग्रेड 4 होता है ना उसमें आपने याद रखना है कि सारा कुछ होता है वहाँ पे ना फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस भी हो जाते हैं, पेपिलोएडिमा भी हो जाता है, मतलब आपकी ऑप्टिक डिस्क भी एडिमेटस हो जाती है, हार्ड एक्सिडेट्स बन जाते हैं, कॉटन वूल स्पॉट्स बन जाते हैं। हार्ड एक्सिडेट्स का और कॉटन वूल स्पॉट्स का तो आपको पता चल गया होगा कि हार्ड एक्सिडेट्स आपके जो है ना लिपिड्स जो हैं वो जब वेजल्स के अंदर से बाहर आ जाते हैं तो वो आपके पास ना येलो कलर के छोटे छोटे स्पॉट्स बनाते हैं, उनकी वेल बाउंड्री होती है। और कॉटन वूल स्पॉट्स की वेल बाउंड्री नहीं होती है, बड़े बड़े होते हैं, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको एवी निकिंग नज़र आ रही है। यहाँ पे जो आर्टीरियोल है उसकी कंस्ट्रक्शन की वजह से वेन्यूल जो होती है वो थोड़ी सी निक हो जाती है, कंसील हो जाती है, उसको कहते हैं, ठीक है। और ये कॉपर वायर अपेयरेंस नज़र आएगी आपको रेड सी, और एवी निकिंग यहाँ पे एक और दिखाई हुई है, ठीक है। तो ये आपके पास पिक्चर्स हैं। और इसके बाद जो है ना ये वाला आपके पास टेबल है जोगी का, इसमें आपको ग्रेड 1 सारा दिखाया हुआ कि अगर माइल्ड हाइपरटेंशन होगी, मॉडरेट होगी, हाई होगी, मैलिग्नेंट होगी, सेम वही चीज़ें हैं। ग्रेड 1 में आपको जस्ट कंस्ट्रक्शन नज़र आएगी, निकिंग नज़र आएगी। ग्रेड 2 में आपको क्या नज़र आएगा, ग्रेड 2 में मैंने आपको बताया सेलस साइन नज़र आएगा, ठीक है, सेलस साइन नज़र आएगा, ठीक है। और जो ग्रेड 3 होगा उसमें आपको पास 2 साइंस और नज़र आएंगे, बोनेट साइन नज़र आएगा और जो है गन साइन नज़र आएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको यहाँ पे जो है वो कॉपर वाली वायर नज़र आएगी और यहाँ पे आपको वायर जो है वो सिल्वर वायर अपेयरेंस फोर्थ स्टेज में नज़र आएगी। और इसके अलावा देखें यहाँ पे और चीज़ें आपको दिखाई हुई हैं कि ये देखें यहाँ पर आपको कॉटन वूल स्पॉट्स और हेमरेजेस नज़र आना शुरू हो जाते हैं। फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस मैंने आपको दिखाए थे डायबिटिक रेटिनोपैथी में, जो सुपरफिशियल लेयर में फ्लेम शेप बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ग्रेड 4 में आपको मैक्यूलर स्टार भी नज़र आता है। मैक्यूलर स्टार हमने पढ़ा हुआ है कि वो हमें किस तरह से जो है मैक्यूला के ऊपर नज़र आता है। पेपिलोएडिमा जो है ना ये भी आपको नज़र आता है। मैक्यूला पे अब स्टार के पेरेंट्स आती है, वो सारे एक्सुडेट्स बाहर आने की वजह से ना उसको कहते हैं मैक्यूलर स्टार। और पेपिलोएडिमा भी आपको नज़र आएगा, ठीक है। पेपिलोएडिमा आपने पढ़ा होगा कि उसमें हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं उसके अंदर हो जाता है। सो अगर आपके पास ये वाली पिक्चर ऑस्पी में आती है तो आपको यहाँ पे कॉटन वूल स्पॉट नज़र आएंगे और फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस अगर नज़र आएंगे, फ्लेम शेप्ड हेमरेजेस, तो आप उसको कौन सा ग्रेड देंगे हाइपरटेंसिव का, आप उसको ग्रेड 3 देंगे, ठीक है। और ग्रेड 3 में और चीज़ें क्या होती हैं, गन साइन होता है, बोनेट साइन होता है और क्या होता है, कॉपर वायर अपेयरेंस होती है, ठीक है, ये याद रखना है। उसके बाद अगर हॉस्पिटल में ये वाली पिक्चर आती है हाइपरटेंशन की तो फिर आप उसको कौन सा ग्रेड देंगे, आप उसको ग्रेड 4 देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक और चीज़ आ गई है, वो है ऑप्टिक डिस्क का एडेमा हुआ है, ठीक है। वहाँ पे नहीं था पेपिलोएडिमा, यहाँ पे फोर्थ स्टेज में जो करेक्टरिस्टिक चीज़ होती है वो यही होती है कि यहाँ पे पेपिलोएडिमा होना शुरू हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज़ द फोर्थ स्टेज ऑफ दैट। और फोर्थ स्टेज में और क्या चीज़ होती है, सिल्वर वायर अपेयरेंस होती है। और अगर आपको जस्ट एवी निकिंग नज़र आए तो फिर वो कौन सी स्टेज होगी, ग्रेड 2 होगा, ठीक है, जिसमें आपको सेलस साइन नज़र आता है, ठीक है।
और बस पे इसकी जो है ट्रीटमेंट के बारे में एक बात करते हैं। हाइपरटेंशन क्योंकि आपको पता है बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, तो इस वजह से इसका ट्रीटमेंट जो है ना वो कंट्रोल ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हमने जो है वो किस ग्रेड में कहाँ पे उसको रेफ़र करना है। अगर तो ग्रेड 1 और ग्रेड 2 है तो उसको हमने नॉन अर्जेंट मतलब इमरजेंसी केस नहीं है, ग्रेड 1 और ग्रेड 2 अगर होगा, ठीक है। ग्रेड 4 अगर जैसे आप ग्रेड 3 देखते हो ना पेशेंट का, तो आपने उसको जो है वो जल्दी से जनरल प्रैक्टिशनर के पास ले जाना है ताकि वो जल्दी से उसका बीपी कंट्रोल करे और फर्दर वो ग्रेड 4 की तरफ ना बढ़ जाए, ठीक है। और अगर ग्रेड 4 अगर आप देख लेते हो, आप उसको पेपरिडिमा भी देख लेते हो, आप उसके वो सारी चीज़ें देख लेते हो कि वो सारी चीज़ें प्रेजेंट हैं जो आपने पढ़ी हैं, तो आप उसको जो है वो इमीडिएट हॉस्पिटल में जो है इमरजेंसी में लेके जाओगे। और कौन से हॉस्पिटल में लेके जाओगे? जो आपका आई स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी।